Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So here today I'm there with you all with complete marathon for class 12th salesmanship. So you have your board examination tomorrow. तो इस मैराथन वीडियो में जिसे आप लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो भी बोल सकते हैं, I am compiled all the important questions from all the units. तो अगर आप ये वाली वीडियो थॉरली देखेंगे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप अपने पेपर में कल बोर्ड एग्जामिनेशन में यू विल फाइंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द पेपर इटसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. यूनिट 1 आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर इज डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग. ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग किसे बोलते हैं? सो जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है विच रिटेलर परफॉर्म, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग. यानी रिटेलर्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटीज, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग. ठीक है, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो दे पे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेट्रा. सो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग. सेकेंड क्वेश्चन जो है, स्टेट टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. क्यों सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी तो क्या होगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी जो है वो इम्पॉसिबल है. सो मास प्रोडक्शन अगर है तो वो तभी पॉसिबल है अगर मास सेल्स, दे आर इंटरवीन मतलब कि काफी कनेक्शन है दोनों में. अगर प्रोडक्शन होती जा रही है और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो देन प्रोडक्शन का कोई पर्पस जो है वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि गुड्स ही नहीं सेल हो रहे. सो प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन तब पॉसिबल है अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टिंग. नंबर 1. नंबर 2, सो जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अगर ढंग से काम करता है तो जो बाकी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, उनका रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है. ठीक है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट इनएफिशिएंटली वर्क करता है तो परचेज डिपार्टमेंट या बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, दे विल बी एट रिस्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलिंग? सो ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब होता है वो रिटेल शॉप जिनकी एक परमानेंट फिजिकल लोकेशन होती है. जैसे आप मार्केट जाते हैं, वहां पे जितने भी फिजिकल स्टोर्स हैं, ठीक है, जो गुड्स को सेल कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्रिक एंड मॉर्टर. वो रिटेल शॉप्स हैं जो जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक शॉप होती है, एंड ऑफलाइन दे आर सेलिंग द गुड्स. नेक्स्ट, describe any 3 factors affecting sales organization structure. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड फैक्टर नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स नंबर 2, मार्केटिंग मिक्स रिलेटेड फैक्टर्स नंबर 3, एक्सटर्नल फैक्टर्स नंबर 4. सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये सेल्स स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं. तो पहला है प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड फैक्टर्स. देखो, अब इसमें अगर प्रोडक्ट टाइप, यानी कि अगर आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, एफएमसीजी की भी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, इट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, सो अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं तो सेल्स स्ट्रक्चर कैसा होगा? लार्ज एंड फ्लैट, राइट? और फिर प्रोडक्ट मिक्स देखना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट मिक्स जो है डाइवर्स है. सो डाइवर्स का मतलब क्या है? वो बहुत सारे अलग अलग आइटम्स जो है सेल करती हैं, बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती है. तो जो सेल्स स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा. सर्विस रिक्वायरमेंट, अगर सर्विस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे अगर वाटर प्यूरिफायर्स में आपने देखा होगा कि सर्विस डिमांड रहती है, तो इसमें भी सेल्स स्ट्रक्चर विल बी कॉम्प्लेक्स. नाउ कमिंग टू द
सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, फर्म का साइज, तो अगर स्मॉल फर्म्स हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा सेल्स स्ट्रक्चर, और लार्ज अगर फर्म्स हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, राइट। मार्केट फोकस, नीश मार्केट कौन सी होती है, जिसमें स्मॉल सेगमेंट जो होता है मार्केट का, उसको हम बोलते हैं नीश मार्केट, राइट। तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, राइट, तो वो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं अपने ही आउटलेट्स, जैसे बाटा कंपनी है जो शूज मैन्युफैक्चर करती है, वो मैन्युफैक्चर भी खुद कर रही है और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो वो अपने ही रिटेल आउटलेट्स ओपन करके डायरेक्ट सेल करती है, ठीक है। सो लार्ज स्ट्रक्चर रहता है इनका, सेल स्ट्रक्चर लार्ज रहता है। तो और अगर फ्यूअर रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, फ्यूअर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो वो मिडल मैन को रखती हैं। क्यों मिडल मैन को रखेंगी, क्योंकि उनको अपने गुड्स को सेल करना है, उनके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी शॉप्स ओपन कर सके, तो दे एम्प्लॉय और टेक द सर्विसेज ऑफ द मिडल मैन टू सेल द गुड्स। सो in this case the sales structure will be simple. Then मैनेजमेंट पॉलिसी, सो अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी है सेंट्रलाइज, मतलब सारी डिसीजन मेकिंग एक ही के हाथ में है, तो सेल्स स्ट्रक्चर सिंपल। डिसेंट्रलाइज पॉलिसी है तो कॉम्प्लेक्स। एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस, एग्जीक्यूटिव जो है वो कैपेबल है तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, राइट। और अगर एग्जीक्यूटिव आर लेस कैपेबल, इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो डिस्पर्स्ड अथॉरिटी। इसी तरह मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स है, तो प्रोडक्ट मिक्स की लार्ज, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को कवर करना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर इंटेंसिव करनी है, इंटेंसिव का मतलब होता है कि मार्केट, हर तरह की मार्केट को कवर करना है, एवरी हुक ऑफ द मार्केट टू बी कवर्ड, तो सेल्स स्ट्रक्चर जो है लार्ज होगा। लो प्राइस गुड्स अगर फर्म सेल कर रही है तो लार्ज सेल स्ट्रक्चर। एग्रेसिव सेलिंग पे फोकस है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी सेल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर चैनल कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन, मार्केट अगर एंट्री और एक्सपेंशन, मार्केट जैसे जैसे एक्सपेंड करती है, आप ज्यादा मार्केट कवर करते हो, लार्ज शेयर कैप्चर करते हो मार्केट का, तो लार्जर सेल स्ट्रक्चर। फिर अदर फैक्टर्स ऑल्सो है कि प्रॉफिट गोल्स जो है वो भी कंपनी के जो गोल्स हैं, इट ऑल्सो इम्पैक्ट दी सेल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये ऊपर वाला ही जो क्वेश्चन है कि व्हाट रोल प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज related factors, product related and service related factors play in determining the sales structure। तो ये ऊपर जो हमने किया ना बेटा, ये वाला, इसी पॉइंट के ऊपर अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, या कंबाइन भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको ये सारे फैक्टर्स, पांचों फैक्टर्स एक्सप्लेन करने, राइट। सो ये फर्स्ट पॉइंट हम अभी ऊपर कवर कर ही चुके हैं कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो पे डिपेंड करता है। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू, ऑयल, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल स्ट्रक्चर होगा काफी, साइज जो है लार्ज होगा एंड फ्लैट एट लोअर लेवल। तो ये सेम पॉइंट है, आई एम नॉट रिपीटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एडवांटेजेस बताने और दो डिसएडवांटेजेस बताने ट्रेड टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के। सो अब ये ट्रेड टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर, राइट। सो जैसे कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर्स, होलसेलर, इंडस्ट्रियल स्टोर, तो ये सारे जो हैं आपके ट्रेड टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल हैं। एडवांटेजेस क्या है, इनका मेन एम होता है कि दे आर हेल्प इन, और यू कैन से दे गेट सक्सेस इन गेट मेंटेनिंग द गुड कस्टमर रिलेशनशिप।
तो इनके कस्टमर्स यहाँ आते हैं and they buy the goods and the main focus is on maintaining the long term relationship with the customer, right? फिर इसमें मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये भी डेवलप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पे फोकस करती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड कस्टमर लॉयल्टी. Because of these kind of organization, customer loyalty also increase. Disadvantage क्या है? Expensive होती है ये, duplication of efforts and यहाँ पे जो है coordinate करना और control करना काफी difficult हो जाता है. Next question, who act as a facilitator for successfully running a retail store? तो facilitator कौन है? कौन हेल्प करता है रिटेल स्टोर को रन करने में? उसके दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बतानी. तो रिटेल सेल्स पर्सन, यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ. सो रिटेल सेल्स पर्सन जो है ही एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो रिटेल सेल्स पर्सन है डायरेक्ट कम्युनिकेटर है. ही कम्युनिकेट्स विद द कस्टमर, नो हिज व्हाट ही वांट्स, रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की, प्रोडक्ट डिस्प्ले करने में हेल्प करता है. फिर ही डेवलप रेपो. रेपो का मतलब है कि ही मेंटेन्स द रेपुटेशन and maintains good customer relationship, right? Then product preparation में भी जो है help करता है. Now, why is salesperson job not over even getting an order? Describe briefly. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि सेल्स पर्सन की जो जॉब है इट डज नॉट स्टॉप. अगर उसको ऑर्डर भी मिल जाता है कस्टमर से तब भी उसका काम खत्म नहीं होता. तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है. यस इट इज ट्रू. क्यों? क्योंकि जो सेल्स पर्सन है उसको चेक करना है कि जो गुड्स उसको ऑर्डर मिले हैं कस्टमर से क्या वो डिलीवर हो गया राइट एड्रेस पे, ठीक है, एंड राइट टाइम पे, नंबर 1. नंबर 2, उसको ये भी चेक करना है कि पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई, फिर कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं. इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए भी ही इज रिस्पॉन्सिबल. तो सिर्फ ऑर्डर मिलने से काम नहीं होता है. ही हैज टू मेक एंश्योर कि जो गुड्स कस्टमर को ने ऑर्डर दिया है और कस्टमर को डिलीवर हो गया है क्या वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है या नहीं. एंड ही हैज टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको दो फंक्शंस बताने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. So the first function of sales organization is to effect sales. Obviously sales organization का सबसे important काम है कि sales increase हो, right? This is the first. Second, दूसरा काम है कि sales organization का second function क्या है कि जो product और service है उनको market करना, ठीक है, उनको promote करना, knowledge create करना कि such product exist in the market. Knowledge, or you can say awareness, create awareness. I'm writing here. Okay. Now third, explain various types of sales organization. तो आपको कोई भी 3 types की organization जो है वो बतानी है. So types of sales organization, सबसे पहली है committee type sales organization, right? ये जो कमिटी है, कमिटी को क्या जॉब, कमिटी की क्या जॉब होती है? सेल्स प्लानिंग करना, राइट? सो कमिटी का मेन काम है सेल्स प्लान करना. और जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट सेल्स फील्ड. तो ये जो सेल्स कमिटी है इट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, ये प्लान करती है. और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है sales field, he is involved in implementation of the plans. जो भी plans कमिटी ने बनाए हैं उसको implement कौन करता है? implement करता है वाइस प्रेसिडेंट, राइट? सो
कमिटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये कमिटी के देखिए मेंबर्स कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फील्ड पर्सन्स, ये सारे जो है सारे कमिटीज के मेंबर हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या है कि टेकिंग अलोंग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, जो बेटर कोऑर्डिनेशन होता है सभी डिपार्टमेंट्स में, कोऑपरेशन होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम जो है, देयर इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। चेयरमैन जो है सबसे डोमिनेट करता है, स्लो एक्शन होता है क्योंकि इतने सारे लोग कमेटी में होते हैं, तो सब जो है सब कंसेंट, सबकी कंसेंट हो किसी भी प्रपोजल को लेके, जरूरी नहीं है। सर्टेन पीपल में डिसएग्री विद ईच अदर, सो पॉलिटिक्स काफी रहती है, और नो स्कोप ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ सेकेंड इज ट्रेड टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऊपर मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आई एम नॉट रिपीटिंग, क्योंकि ऊपर हम कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है ट्रेड टाइप का। प्रोडक्ट टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस फर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उनके लिए प्रोडक्ट टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर होती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, पर्सनल केयर के भी, टॉयलेटरीज भी, फूड प्रोडक्ट्स भी, तो दे फॉलो सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट टाइप, राइट। एडवांटेजेस क्या है, तो हर प्रोडक्ट के लिए अटेंशन आप पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो कंपैरेटिवली आप इवेल्युएट भी कर सकते हो, सो कस्टमर रिसीव्स कंप्लीट अटेंशन, तो ये आप एडवांटेजेस अपने आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। डिसएडवांटेज क्या है, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, देन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट, ये सारे वो है डिसएडवांटेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको 3 एडवांटेजेस बताने हैं ऑफ लाइन एंड स्टाफ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एडवांटेज सबसे ज्यादा है कि जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अपॉर्चुनिटी, ईच अपॉर्चुनिटी इज टेकन केयर बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो कोई भी जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो ध्यान रखता है कि कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे यूज करना है। एक्सपर्ट्स कैन बी डेवलप्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। Identify the types of sales organization that is characterized by buck passing of responsibility। आपको 2 एडवांटेजेस भी बताने, तो आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे उसमें यहाँ पे इस तरह लगता है कि जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर रहा है, नोबडी इज विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, so that is functional sales organization, right। advantages क्या है कि with his own department sales manager will be responsible for the sale of all the product। तो जो सेल्स मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है अपने डिपार्टमेंट की, कि ही इज रिस्पॉन्सिबल कि उसके डिपार्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स मैनेजर की है, सुपरविजन इजी हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो लार्ज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, उन्होंने सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है डिजाइन की है इन सेपरेट डिविजन्स, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड फंक्शनिंग एज इंडिविजुअल यूनिट। तो एक कंपनी है वो गुड्स बना रही है, और उन्होंने जो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई है, वहां पे अलग अलग डिविजन्स हैं, और हर जो डिविजन्स है, जैसे ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और इन्होंने अलग अलग डिविजन्स बनाए, डिवीजन 1, 2, 3, 4 एंड 5।
ये एक पर्टिकुलर डिवीजन आप इसको बोल दो, ठीक है। सो हर जो डिवीजन है ये किस पे फोकस कर रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट पे। जैसे ये अलग से बना रहा है, अलग से फोकस कर रहा है टॉयलेटरीज पे, ये फूड प्रोडक्ट्स पे, ये क्लोथिंग पे एक्सेट्रा। तो आपको बताना है कौन सी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिविजनल सेल्स, डिविजनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिवीजन में अलग अलग वहाँ डिविजन बनाए जाते हैं, और हर डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने प्रोडक्ट की, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रोडक्ट को लेके। एडवांटेजेस क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपको बतानी है यहाँ। ओके, यहाँ पे एडवांटेजेस में प्रोडक्ट टाइप वाले के हम अभी कर चुके हैं ऊपर, तो ये वही वाला रिपीट है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रही हूँ। आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यूनिट 2 पे आते हैं अब हम, इनसाइड सेलिंग और स्टोर बेस्ड सेलिंग। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन रिटेलिंग के। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहले कि आप ऑनलाइन यू कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो मास रीच, और सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। ज्यादा आपको एक्सपेंडिचर पे, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, यू कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू ऑनलाइन, देन आपको लार्ज स्टॉक भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेल इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर मस्ट बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, एक्सप्लेन। सो जो रिटेल इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर मतलब क्या हुआ इसका, कि ये लोग कौन, क्या इनका काम क्या है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स का, ये प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, दे शो द प्रोडक्ट्स, दे डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स को एंगेज करते हैं, कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो प्रोडक्ट को जो एज अ सैंपल यूज करके देख ले, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो शो की जाती हैं सुपरमार्केट्स में, हाइपर मार्केट्स में। एंड ये जो सैम्पलिंग अलाउ करते हैं ताकि कस्टमर्स जो हैं टेस्ट कर सके प्रोडक्ट को, कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस मिलता है, शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड अगर कस्टमर्स जो हैं प्रोडक्ट को टेस्ट करके उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो देन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी सेल्स, राइट। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट को शो डिस्प्ले करते हैं, कस्टमर को नॉलेज देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। दे मस्ट बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। सो इसका मतलब है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी तरह कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके, उनके जो मैसेज है कस्टमर को देना चाहते हैं वो क्लियर हो, राइट, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उनको क्लियर हो, क्लैरिटी हो कि प्रोडक्ट कैसे उनको हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स बताने सुपरमार्केट के, कि जो सुपरमार्केट है वो कहाँ होती है, रेजिडेंशियल बिजी एरियाज में, एंड दे हैव वेराइटी ऑफ गुड्स टू बी ऑफर टू द कस्टमर। फिर आपको फीचर्स बताने हैं कन्वीनियंस स्टोर के, स्मॉल आउटलेट्स होते हैं, घर के पास होते हैं, ठीक है। एंड कन्वीनियंस स्टोर्स जो हैं ये बेसिकली इनका टारगेट किस कस्टमर को फोकस करते हैं, जो फटाफट चीजों को खरीदता है इन स्मॉल क्वांटिटीज, राइट, दे मेक क्विक परचेजेस, एंड कम प्रोडक्ट्स होते हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखते हैं, और काफी लंबे आवर्स तक ये जो ओपन रहते हैं। और कई तो आपको ऐसे कन्वीनियंस स्टोर्स भी मिलेंगे जो 24/7 आपको ओपन मिलेंगे। देन यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी 2 और 3 एम्प्लॉयज होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टोर बेस्ड रिटेलिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन स्टोर, नॉन, ये स्पेलिंग गलत है, इट इज स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। सो स्टोर बेस्ड रिटेलर्स कौन होते हैं,
इनकी अपनी शॉप होती है, ठीक है। नॉन स्टोर से कैसे ये फर्क है? नॉन स्टोर का मतलब हो गया जिनकी फिक्स्ड शॉप या फिक्स्ड आउटलेट्स नहीं है। स्टोर बेस्ड में इनकी फिक्स्ड शॉप या आउटलेट्स होते हैं, ठीक है। एंड नॉन स्टोर का मतलब है दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शॉप्स और आउटलेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे स्टोर बेस्ड में कन्वीनियंस स्टोर, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट्स, डिपार्टमेंट स्टोर, ये सारे डिस्काउंट स्टोर, फैक्ट्री आउटलेट्स है। नॉन स्टोर कौन से होते हैं? जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होती है टेली मार्केटिंग के थ्रू, उनकी कोई स्टोर्स नहीं होते, फोन के थ्रू दे गेट एंड जनरेट द ऑर्डर्स, ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ये भी नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का एग्जांपल है, एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंड आउट स्टोर्स। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इन आउट स्टोर्स, जो आपको पेट्रोल पंप में मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि ये किस टाइप के स्टोर बेस्ड रिटेल फॉर्मेट है? ये कन्वीनियंस स्टोर है, ठीक है। आपको दो और भी बताने हैं ऐसे ही, दो और रिटेल स्टोर के फॉर्मेट्स बताने हैं, तो बाकी दो में आप कोई भी नाम ले सकते हो। यहाँ लिखे डिपार्टमेंटल, डिस्काउंट, हाइपर मार्केट एंड फैक्ट्री आउटलेट। नाउ डिस्क्राइब एनी 4 points of purpose for establishing sales territories। पर्पस या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं। Establishing sales territory does not serve any purpose, comment 4 reasons। तो क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। आपसे बेसिकली क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर कि सेल्स टेरिटरी इस्टेब्लिश करने का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या पर्पस है कि टू ऑब्टेन प्रॉपर मार्केट कवरेज, राइट। कि जितना से ज्यादा, मेन पर्पस क्या है सेल्स टेरिटरीज का, कि जितनी भी ज्यादा मार्केट को कवर कर सके, मार्केट कैप्चर कर सके, उतना ही बेटर है, राइट। सो फर्स्ट इज टू कैप्चर एज मच एज मार्केट शेयर एज वन कैन। सेकेंड, एस्टेब्लिशिंग सेल्स पर्सन जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब सेल्स टेरिटरी बनाई जाती है तो हर सेल्स पर्सन को एक एरिया असाइन कर दिया जाता है, ये तुम्हारी टेरिटरी है, तुम्हें इधर इतना टारगेट है, तुम्हें प्रोडक्ट सेल करने हैं, राइट। तो उनको टास्क दी जाती है और दे आर हेल्ड अकाउंटेबल टू सेल द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इससे जो है वर्क प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अगर कंपनी में 10 सेल्स पर्सन है तो सेल्स टेरिटरी बना दी ए, बी, सी, ऐसे सो ऑन। तो 10 में से 2 लोगों को इधर कर दिया ए टेरिटरी में, बी में, फिर ऐसे 2 इधर 2 इधर। तो हर जो सेल्स पर्सन है जिसको टेरिटरी अलॉट हुई है, तो उसको पता है कि मेरे को इस एरिया में अपने गुड्स को मैक्सिमम सेल करना है। फिर इससे सेल्स फोर्स या सेल्स पर्सन का मोरल भी हाई होता है, ठीक है। उनको पता है कि हमें इतना टारगेट दिया गया है और हमें अचीव करना है। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। तो नाउ व्हेन द वर्क इज गिवन टू द सेल्स पर्सन, तो बहुत आसान हो जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट किया जा सकता है कि वेदर दे आर एबल टू अचीव द टारगेट्स और नॉट। एंड कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स। अगर कोई भी सेल्स पर्सन जिसको टारगेट दिया गया था कि इस टेरिटरी में आपको इतने यूनिट सेल करने हैं और वो टारगेट नहीं अचीव कर पा रहा, तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। एंड कस्टमर रिलेशनशिप इम्प्रूव करना, ये भी इम्पोर्टेंट पर्पस है टू सेटअप द और इस्टेब्लिश द सेल्स टेरिटरी। सेलिंग एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होते हैं, ये भी एक मेन पर्पस क्या है सेलिंग सेल्स टेरिटरी एस्टेब्लिश करने का,
टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस, ताकि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, राइट, एंड टू कोऑर्डिनेट विद सेलिंग एंड मार्केटिंग फंक्शंस। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट में नहीं याद हो रहा है, आप हेडिंग लर्न कर लीजिए प्रॉपरली, राइट। माय सजेशन इज लर्न द हेडिंग प्रॉपरली एंड एक्सप्लेन द थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, बट डू लर्न द हेडिंग्स प्रॉपरली, कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक। नाउ नेक्स्ट, two responsibilities of retail in store product demonstrator। तो ये तो हम अभी कर ही चुके हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेटर, ठीक है, कि एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर, प्रोडक्ट कस्टमर को नॉलेज दे पाए। जो डेमोन्स्ट्रेटर है, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ना, ही हैज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। क्यों? क्योंकि ही इज द वन हु इज इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। तो कस्टमर को नॉलेज देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं वो सेटिस्फाई करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उसी से ऊपर से रिलेटेड है कि ही शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और दूसरा तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको अच्छे रिलेशनशिप कस्टमर के साथ मेंटेन करने हैं। प्रोडक्ट प्रिपरेशन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, डेमो देनी है प्रोडक्ट की कस्टमर को, ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे प्रोडक्ट जो है वो फंक्शन करेगा। सेटअप लगाना है प्रोडक्ट डिस्प्ले, एंड प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो भी प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी है कस्टमर को, एंड ही रिप्रेजेंट्स द ब्रांड। तो एक तरह से वो प्रोडक्ट एम्बेसडर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फैक्ट्री आउटलेट एज स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। फैक्ट्री आउटलेट्स कौन से होते हैं बेटा? जो जहाँ पे सरप्लस स्टॉक होता है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गुड्स बनाते हैं, वो यदि फैक्ट्री शॉप्स या आउटलेट्स में डायरेक्टली गुड्स जो है वो सेल करते हैं कस्टमर को, बट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। तो डिस्काउंट कितना मिल जाता है? 25 से 75% तक जो है कस्टमर को लो प्राइस पे गुड्स यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो जगह जगह पे फैक्ट्री आउटलेट्स लगे होते हैं। तो वहां से शॉपिंग करने का क्या फायदा है कि आपको जो, अगर आप मॉल से एक पर्टिकुलर शर्ट ले रहे हो 2500 की, तो फैक्ट्री आउटलेट पे वही ब्रांड, वही शर्ट आपको 1000 या 999 की मिल जाएगी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। नेक्स्ट, a retailer act as a facilitator। नंबर 1, एजुकेट करता है कस्टमर को, ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करता है, देन इन्वेंट्री मेंटेन करता है, स्टोर को ओपन करता है, क्लोज करता है। तो आपको फंक्शन, नॉर्मली क्वेश्चन में सिंपल क्या आपसे पूछा गया है, आपको बताने हैं रिटेलर के फंक्शंस, राइट। तो रिटेलर के क्या फंक्शंस हैं कि कस्टमर्स को इंगेज रखना, एजुकेट करना, ट्रांजैक्शंस हैंडल करना, राइट, एंड स्टॉक जो है उसको रीस्टॉक करना। अगर स्टॉक स्टोर में जो है वो खत्म हो रहा है तो उसको रीफिल करना, एंड डिस्प्ले सेट करना, ताकि डिस्प्ले को देख के कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड एंड दे शुड एंटर द स्टोर एंड बाय द प्रोडक्ट। इन्वेंट्री को मैनेज करना एंड स्टोर को ओपन करना, क्लोज करना, ये भी रिटेल सेल्स पर्सन का ही काम है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इन स्टोर बेस्ड सेलिंग? सो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं यहाँ पे, दे सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। इन स्टोर का मतलब क्या होता है? इन स्टोर का मतलब होता है कि स्टोर में जब स्टोर में कस्टमर जो है स्टोर के अंदर एंटर करता है, गुड्स को देखता है, गुड्स को खरीदता है। सो जो सेल्स पर्सन है यहाँ पे, उसका काम क्या है? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। नेक्स्ट, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जस्ट पॉज द वीडियो, just read the question, take the screenshot and try to find out what is asked in the question. Okay.
निया एंड पिया ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया। निया ने एक रिटेल आउटलेट स्टार्ट किया जिसमें क्लियरली डिफाइंड टारगेट मार्केट है, और पिया ने जो है वो लार्ज रिटेल आउटलेट खोला सिमिलर टू होलसेल फॉर्मेट। ओके, लेट मी शेड इट कि निया ने कौन सा खोला रिटेल आउटलेट जिसके डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड टारगेट मार्केट है, और जो पिया ने आउटलेट खोला है वो होलसेल फॉर्मेट में। मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पिया ने जो खोला है वो होलसेल खोला है। तो अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा रिटेल फॉर्मेट जो है निया ने फॉलो किया और कौन सा पिया ने, राइट। सो जिसमें निया ने जो खोला है क्लियरली डिफाइंड टारगेट मार्केट, वो आउटलेट खोला है दैट हैज क्लियरली डिफाइंड टारगेट मार्केट। तो ये स्पेशलिटी स्टोर्स की बात हो रही है, राइट। जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं उनकी डिफाइंड टारगेट मार्केट होती है, राइट। सो इनकी जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो नैरो होती है। तो जैसे कि स्पेशलिटी स्टोर्स कौन से हो गए जो एक ही चीज पे जो है दे आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग। जैसे अगर लेडीज फुटवियर, तो नैरो प्रोडक्ट लाइन है, एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, डिफाइंड टारगेट मार्केट है उनकी। और पिया का कौन सा है, हाइपर मार्केट, जो इट इज सिमिलर टू होलसेल फॉर्मेट, राइट। तो इस तरह के आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिट 3, इट इज अबाउट फील्ड सेलिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइंड सेल्स टेरिटरीज। सो सेल्स टेरिटरी का मतलब क्या है? सेल्स टेरिटरी को अगर डिफाइन करना है तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि सेल्स टेरिटरी में कौन कौन होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोस्पेक्ट्स, ज्योग्राफिकल एरियाज असाइन टू सेल्स पर्सन। तो अब ये तो अभी मैंने बुकिश लैंग्वेज रीड किया, समझाने के लिए आप इसमें आप क्या कैसे आप इसको समझोगे। सेल्स टेरिटरी का मतलब है वो एरिया जो एक सेल्स पर्सन को अलॉट किया जाता है ताकि वो वहां पे जाके उस गुड्स को सेल कर सके। तो यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। प्रोस्पेक्ट कौन से होते हैं, प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है, प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि वो पर्सन जो अभी तो आपका कस्टमर नहीं है बट काफी चांसेस हैं कि फ्यूचर में वो आपका कस्टमर बन जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फील्ड सेलिंग और फील्ड मार्केटिंग। अच्छा, एक हमने यूनिट 2 में क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेल्स टेरिटरी। वो यूनिट 2 में मैंने क्वेश्चन कवर कर दिया था पर वो एक्चुअली यूनिट 3 का है। ओके, डिफाइंड फील्ड सेलिंग। सो फील्ड सेलिंग या फील्ड मार्केटिंग किसे बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज टास्क रिक्वायर्ड वेयर फेस टू फेस सेल कॉल्स आर रिक्वायर्ड। तो फील्ड सेलिंग का मतलब है वो सेलिंग जहाँ पे फेस टू फेस जो है जरूरी है कि सेल्स जो होती है फेस टू फेस होती है, राइट। सो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर्स को मिलते हैं, ठीक है, दे गो टू देयर होम्स या कोई भी ऐसी जगह में जहाँ पे डील हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो है सेल्स एक्टिविटीज बतानी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन फील्ड सेलिंग, राइट। सो ये वाला आपका क्वेश्चन है, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फील्ड सेलिंग। सो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है फील्ड सेलिंग में, सबसे पहली कि कस्टमर्स को रेगुलर विजिट करना है ताकि नया बिजनेस उनसे मिल सके, ऑर्डर्स मिल सके। देन नेक्स्ट और कौन सी एक्टिविटी होती है फील्ड सेलिंग में कि कस्टमर इंक्लूजन प्रोसेस जो है वो इंश्योर कर सके, यानी ये इंश्योर कर सके कि जो कस्टमर्स जो हैं दे व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट्स दे गेट सेटिस्फैक्शन, राइट। और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सके
अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो दूसरे को बाय वर्ड ऑफ माउथ जो है कन्विंस करेगा कि द प्रोडक्ट इज बेटर। सो मेन एम क्या रहता है, एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है फील्ड सेलिंग में, कि मैक्सिमम कस्टमर्स को जो है हम जो है इंक्लूड कर सके, सो दैट दे गेट सेटिस्फैक्शन। देन safeguarding the interest of high net worth customers and holding responsibility to close the deal। इसका मतलब क्या है, क्लोज सेल्स डील का मतलब क्या है, कि ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है फील्ड सेलिंग में, ये इंश्योर करना कि जो सेल्स डील है ये क्लोज हो जाए, यानी कस्टमर प्रोडक्ट को 100% खरीद ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चंस भी आप लोग थॉरली कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे कल जब आप अपियर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। रीजन है कि ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ 10 इयर्स में से आपको मिलेंगे, कुछ इट्स माय परसेप्शन, माय एक्सपेक्टेशन, माय टीचिंग एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू विच I have compiled, all the questions which, as per my perception, very important from examination point of view. ABC analysis. So ABC analysis में जो क्या होता है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज्यादा सेल्स पोटेंशियल है। तो बहुत सारी सेल्स टेरिटरीज होती हैं, सेल्स एरिया जो है वो अलॉट किया जाता है बहुत सारे सेल्स पर्सन को। तो अगर किसी एरिया में लगता है कि सेल्स पोटेंशियल बहुत है, ज्यादा सेल्स होने के चांसेस है, उसको हम ए कैटेगरी में रख देते हैं। जो एरिया में एवरेज सेल्स पोटेंशियल होगा उसको हम बी कैटेगरी में रख देते हैं। और जिस वाले में जो है बिलो एवरेज सेल्स पोटेंशियल लगता है कि हाँ इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा आपको सेल्स ऑर्डर नहीं मिलेंगे, उसको हम कैटेगरी सी में रखते थे। सो ये आपको याद रखना, सेल्स पोटेंशियल हाई है तो मैं इसको ऐसे लिख भी देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। अगर सेल्स पोटेंशियल हाई है तो ए, एवरेज है तो बी, और बिलो एवरेज है तो सी। राइट। So next question, what is meant by hedge as a type of sales territory? So ये जो hedge है, it is most suitable for territories which contain both urban and non-urban areas. So ये आपको याद रखना है। सेकंड आपका है हॉप स्कॉच। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है वो लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड कस्टमर तक रीच करेगा while coming back to the office। तो ये डेफिनेशन आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेटिंग अप सेल्स टेरिटरी इज अ सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे स्टेप्स हैं आपके या प्रोसीजर है फॉर या टू सेटअप सेल्स टेरिटरी। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप चूज करते हो ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, प्लानिंग करते हो। सो पहले सिलेक्टिंग कंट्रोल यूनिट। सिलेक्टिंग कंट्रोल यूनिट का मतलब है कि आप ये देखते हो कि सिटी सिलेक्ट करते हो, स्टेट सिलेक्ट करते हो, एरिया सिलेक्ट करते हो, ठीक है, एंड यू डू द नेसेसरी प्लानिंग। देन एबीसी एनालिसिस करते हो, राइट। सो एबीसी मैंने आपको बताया था कि जैसे जो एरिया है जहाँ पे सेल्स पोटेंशियल हाई है उसको कैटेगरी ए दोगे, जहाँ पे एवरेज है उसको बी दोगे, जहाँ बिलो एवरेज है सेल्स पोटेंशियल कैटेगरी सी दोगे। देन डेवलपिंग वर्कलोड एनालिसिस। सो अब आप इसके बाद देखोगे वर्कलोड एनालाइज करोगे, यू विल सी कि कितना टाइम कितने एफर्ट्स जो हैं वो
estimate करोगे which is required by the sales people, right? Then you will combine control unit into sales territory. So let me use this, yeah. Then adjusting for coverage difficulty and redistricting tentative territories. So आप यहाँ पे जो एरिया है आप उसको अगर रिक्वायरमेंट है कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आप उसको एडजस्ट करोगे तो ये सारा आप कर सकते हैं. देन व्हाट डज द टर्म बजट कोटा सिग्निफाई? बजट कोटा का मतलब क्या है? सो बजट कोटा दे आर सेट फॉर वेरियस यूनिट इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. हर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो हर यूनिट के लिए एक बजट कोटा दे दिया जाता है. और मेन पर्पस क्या है कोटा का? ताकि वो अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सके, राइट? सो व्हाई, व्हाट इज द पर्पस और इंटेंशन इन सेटिंग द बजट कोटा? ताकि ये क्लियर हो जाए सेल्स पर्सन को कि उनकी जॉब क्या है, उनको कैसे एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गारमेंट स्टोर है, उसको सेल्स कोटा मिला है 25,000 पर मंथ का. तो आपको बताना है कौन सा टाइप है ये सेल्स वॉल्यूम कोटा का. इट इज रुपी सेल्स वॉल्यूम कोटा. और इस वाले में रुपी सेल्स वॉल्यूम कोटा में क्या होता है, यहाँ पे जो भी कोटा दिया जाता है सेल्स पर्सन को या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, इट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज. मतलब इसमें देखिए ऊपर जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोला है, कोटा. कोटा मतलब एक टारगेट दिया गया है कि आपको मिनिमम 25,000 पर मंथ तो जो है सेल्स करना ही करना है. मतलब उतना सेल्स करना है, उतने आइटम सेल करनी है जिससे एटलीस्ट जिसकी वैल्यू ₹25,000 हो. नेक्स्ट, दो टाइप के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टाइप्स के सेल्स कोटा बताने हैं. तो सेल्स वॉल्यूम कोटा, ठीक है. तो सेल्स वॉल्यूम कोटा के ये फर्दर सब टाइप्स है. रुपीज सेल्स वॉल्यूम, जिसमें सेल्स टारगेट जो दिए जाते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू में, जैसे ऊपर हमने केस स्टडी में पढ़ा ₹25,000 टारगेट दे दिया है सेल्स पर्सन को कि पर मंथ इतना 25,000 के गुड्स जो है वो सेल करने हैं. यूनिट वैल्यू, यहाँ पे यूनिट्स के टर्म्स में कोटा दिया जाता है, जैसे 800 यूनिट सेल करने ही करने. देन पॉइंट सेल्स वॉल्यूम कोटा, यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो दिए जाते हैं एज अ कोटा. जैसे ₹100 का मतलब है 1 पॉइंट. तो अगर बोल दिया जाता है कि 20 पॉइंट्स का कोटा दिया है, 20 पॉइंट्स का कोटा मतलब कितना है, देखा जाए ₹2,000. सो दिस वे. नेक्स्ट, हाउ आर बजट सेल्स कोटा क्लासिफाइड? तो बजट सेल्स कोटा की दो कैटेगरी है, एक्सपेंस कोटा और क्रॉस मार्जिन या नेट प्रॉफिट कोटा. एक्सपेंस कोटा क्यों सेट किया जाता है? ताकि एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सके. ग्रॉस कोटा ताकि प्रॉफिट्स पे फोकस किया जा सके. देन आते हैं आपके, अच्छा टाइप्स ऑफ सेल्स कोटा में दो ही बोले थे, लेकिन मैंने आंसर में यहाँ पे सारे टाइप्स लिख दिए हैं ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आए आप जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके. तो पहला था सेल्स वॉल्यूम, देन बजट कोटा, ठीक है. देन है एक्टिविटी कोटा. सो एक्टिविटी कोटा का पर्पस क्या है, ताकि ये कंट्रोल करा जा सके कि कैसे सेल्स पर्सन अपना टाइम जो है एलोकेट करता है, राइट. ओके. देन कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन एंड अदर पॉइंट सिस्टम कोटा. तो यहाँ पे जो है, जो ऊपर हमने वेरियस टाइप ऑफ कोटास पढ़े, उनका कॉम्बिनेशन यूज होता है. अब वाई आर सेल्स कोटा रिक्वायर्ड? पर्पस क्या है सेल्स कोटा का? ताकि एक सेल्स कोटा, अगर किसी को टारगेट पता होंगे तो लाइक अगर किसी भी सेल्स पर्सन को एक टारगेट दिए जाते हैं, सो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. उनको उस सेल्स पर्सन को पता है कि उसको उतना कोटा मिला है, तो ही विल ट्राई टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग. फिर इससे सेल्स और एक्सपेंसेस कंट्रोल होते हैं,
राइट। जैसे एक्सपेंस कोटा होता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस। फिर मोटिवेट इट हेल्प्स एज अ मोटिवेटेड मोटिवेशन टूल है एक तरह से। कैसे? क्योंकि सेल्स पर्सन अगर अपना टारगेट अचीव कर लेता है, ही फील्स वेरी कॉन्फिडेंट, उसका मोरल हाई हो जाता है एंड ही गेट्स मोटिवेटेड। देन इट इज टूल फॉर सेल्स कॉन्टेस्ट। सो हाउ इट इज अ टूल फॉर सेल्स कॉन्टेस्ट? जो भी सेल्स पर्सन जो है वो अगर टारगेट अचीव कर लेता है तो कंपनी क्या करती है? अवार्ड्स देती है एंड दे यूज परफॉर्मेंस अगेंस्ट कोटा for the basis of announcing award. Now briefly explain three factors that should be considered while fixing the sales quota. तो जब भी सेल्स कोटा फिक्स करना है, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, कौन से फैक्टर्स है? तो ये करने से पहले एक बारी तो नीड ऑफ कोटा को, ये अलग क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे है व्हाई आर सेल्स कोटा रिक्वायर्ड, यानी आपसे पूछा है नीड फॉर कोटा की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, तो उसका आंसर हम कर चुके हैं। और फैक्टर्स पूछे हैं कि कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, कि पास्ट सेल्स रिकॉर्ड क्या थे, आप पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तब कोटा आगे फिक्स करोगे। फिर कस्टमर का बाइंग पावर क्या है, वो भी आप देख के कोटा फिक्स करोगे। कंपनी की पॉलिसीज क्या है, क्या कंपनी जो है वो डिस्काउंट देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही, उसको देख के आप जो है कोटा फिक्स करोगे। अगर जो कंपनी बहुत लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है, यानी या फिर डिस्काउंट अच्छा देती है, तो उसमें आप ज्यादा कोटा फिक्स कर सकते हैं वो लोग। क्योंकि अगर वो कंपनी जो है अच्छा डिस्काउंट दे रही है तो सेल्स पर्सन को बोल सकते हैं कि नाउ वी आर गिविंग यू मोर टारगेट्स, क्योंकि डिस्काउंट हम प्रोडक्ट में ज्यादा दे रहे हैं, तो आप कस्टमर को कन्विंस करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सेल करिए प्रोडक्ट को, तो उस केस में कोटा ज्यादा होगा। और कंपनी का और इसके ऑपोजिट दूसरी कंपनी जो डिस्काउंट ज्यादा नहीं दे सकती या नहीं दे रही, तो उस केस में कोटा जो है इट विल बी लो। देन टोटल प्रोडक्शन फॉर द ईयर, ये भी देखा जाता है कि कोटा फिक्स करने के टाइम कि ज्यादा कोटा फिक्स करें या कम कोटा फिक्स करें, वो देखा जाता है उससे पहले कि प्रोडक्शन कितनी थी ईयर में, राइट। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो ज्यादा कोटा फिक्स किया जाता है, और अगर प्रोडक्शन नॉर्मल है तो नॉर्मल मॉडरेट कोटा। फिर कंपटीशन भी देखा जाता है, तो अगर कंपटीशन ज्यादा है तो सेल्स कोटा जो है इट में बी लो। एक्सपर्ट ओपिनियन, सो एक्सपर्ट्स एडवाइस भी ली जाती है लोगों से कोटा फिक्स करने से पहले, राइट। कंसल्टेंसी फर्म्स, मिडलमैन या अदर एजेंसीज को एडवाइस भी ली जाती है। फिर कंज्यूमर स्टैंडर्ड्स, लोगों की इनकम कितनी है, कंजम्पशन लेवल कैसा है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट giving you just 20 seconds. Pause the video, read this, and then we will discuss this question. Okay, I think आप लोगों ने ये क्वेश्चन रीड कर लिया है, ठीक है। अर्चना जो है सेल्स हेड है इस कंपनी की, और उसको पता है कि सेल्स कोटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्स पर्सन को मोटिवेट करने में। सो सेटिंग द सेल्स कोटा, जब उसने सेल्स कोटा वो सेट करी थी तो उसने क्या किया, सजेशंस लिए कंसल्टेंसी फर्म से, कंपनी की पॉलिसीज देखी, कंजम्पशन लेवल देखा कस्टमर का, और कंपटीशन देखा मार्केट में कितना है, राइट। तो आपको फैक्टर्स बताने हैं which she has considered while fixing or setting the quota। तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। अभी ये जो मैंने ऊपर किया था क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो डायरेक्टली ऐसे पूछा गया, और यही क्वेश्चन को इनडायरेक्ट फॉर्म में केस स्टडी फॉर्म में इस तरह पूछा जा रहा है। तो कौन सा है, आपको केस स्टडी में ही आंसर मिल जाएंगे। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले एक्सपर्ट एडवाइस कैसे पता लगेगा,
सजेशंस फ्रॉम कंसल्टेंसी फर्म, तो इससे आ जाता है एक्सपर्ट, यहाँ पे देखिए था ना एक्सपर्ट का ओपिनियन। फिर कंसिडर द कंपनी पॉलिसीज, तो ये कंपनी पॉलिसीज का ही पॉइंट है। देन कंजम्पशन लेवल ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर के स्टैंडर्ड्स एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, ये चारों फैक्टर्स है। और यहाँ पे कंजम्पशन, तो आपको आंसर केस स्टडी में ही मिल गया है। नेक्स्ट, Rahul pitches product and service to client outside the organization. So he propagates the significance of product directly to the customer, thereby providing the organization as an opportunity to create a positive impact on the buying decision. So what type of activity he is doing और prerequisites क्या है इस एक्टिविटी के। तो राहुल क्या कर रहा है, बाहर जाता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोट करता है, नॉलेज अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव चीजें लोग कस्टमर्स को बताता है। तो वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ही इज डूइंग फील्ड सेलिंग, राइट। सो प्री रिक्विजिट क्या है फील्ड सेलिंग के लिए, क्या क्या जरूरी चीजें, मोबिलिटी, तो इसमें आता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन प्रायोरिटाइजिंग बाय एरिया, ये दो चीजें हैं जो आपको याद करनी है, एंड टेरिटरी मैनेजमेंट। सो प्रायोरिटाइजिंग बाय मोबिलिटी तो मैंने इसमें आपको बता ही दिया है कि सेल्स पर्सन जो है उनको कस्टमर को जो है इंटरेक्ट करना है वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है। So he has to move from one place to another. He has to prioritizing by area. So उनको अब जो अभी अपनी विजिट्स ऑर्गेनाइज कर रखनी है, ठीक है, फोकस करना है इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के ऊपर, राइट, एंड टेरिटरी मैनेजमेंट। व्हाट व्हेन इज क्लोवर लीफ शेप ऑफर यूज्ड, सो ये कहाँ पे आपको मिलती है, ये क्लोवर शेप इट इज फाउंड इन इंडस्ट्रियल मार्केट देन इन कंज्यूमर मार्केट, ठीक है। अगर कोई भी जो क्लाइंट्स है या कस्टमर्स है वो रैंडमली कहीं स्कैटर्ड है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो क्लोवर लीफ शेप इज यूज्ड। नेक्स्ट, हाईलाइट द टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंपनीज इन मैनेजिंग द इन्वेंट्री, तो आपको प्रॉब्लम्स बतानी है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्मॉल और जो मीडियम स्केल कंपनीज होती हैं, राइट, वो ये दे डू नॉट यूज ज्योग्राफिकल डिफाइंड टेरिटरी, उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वो ये टेरिटरीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करती। सेकंड, टेक्निकल इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, सो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है दे आर एलोकेटेड इंटायर क्लास ऑफ कस्टमर, ऑल्सो दे डू नॉट पुट मच फोकस ऑन द लोकेशन। यूनिट 4 पे आते हैं, motivation and compensation for salesperson. So what do you understand by straight commission? Straight commission का मतलब है commission which is paid to the sales people, ठीक है। जो भी सेल्स पर्सन को टारगेट दिए जाते हैं, अगर वो अपनी डील को क्लोज कर देते हैं, यानी अगर वो अपने प्रोडक्ट को बेचने में सक्सेसफुल होते हैं, तो उनको कमीशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट कमीशन। देन वेयर हैज द वर्ड मोटिवेशन डिराइव from the Latin word movere, which means to move. What is follow-up feature? Follow-up का मतलब है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना कस्टमर्स के बारे में, ठीक है, रेफरल सोर्सेज के बारे में, ताकि नया बिजनेस जो है मिलता रहे, राइट। Now two advantages of straight salary compensation plan. So ये इजी होते हैं मॉनिटर या इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। स्टेबल इनकम मिलती है सेल्समैन को, तो जब स्टेबल मिलेगी,
इसमें तो दे हैव सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देन लॉयल्टी भी जो है, जो एम्प्लॉयज होते हैं दे रिमेन लॉयल टू द कंपनी, और सेल्स मैनेजर के लिए भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना इजी हो जाता है। Mentioning an employee as a star performer is what type of non-compensation reward? So किसी भी एम्प्लॉय को कैसे मेंशन करना, स्टार परफॉर्मर, तो एक कौन सा नॉन कंपनसेशन है रिवॉर्ड? इट इज रिकॉग्निशन। ठीक है, सो रिकॉग्निशन चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट एक्ट एज अ मोटिवेटर, राइट। सो इनफॉर्मल रिकॉग्निशन का मतलब है जैसे नाइस जॉब प्रेज, और प्राइवेटली जो है सेल्स मैनेजर सेल्स पर्सन को बोल रहा है कि नाइस जॉब, ठीक है, यू हैव डन, उसको प्रेज कर रहा है, दैट इज इनफॉर्मल रिकॉग्निशन। लेकिन अगर ऐसे बोले कि मेंशन करे एम्प्लॉय को मैगजीन में या कंपनी के किसी भी इवेंट में स्टार परफॉर्मर, तो दैट इज फॉर्मल फॉर्मल काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, company perks, job security, knowledge play important role in motivating. Yes, कंपनी जब perks देती है, job security देती है, तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील होते हैं। तो आपको कौन कौन से नॉन कंपनसेशन रिवॉर्ड्स हैं वो बताने, तो कंपनी perks इनके बारे में बताना है। कंपनी perks का मतलब क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा देना, ठीक है, यू आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू द एम्प्लॉयज। जैसे आपने बोला फ्री कंपनी की कार यूज कर सकते हो, जिम की मेंबरशिप जो है वो आपको कम रेट्स में आपको यू कैन बिकम द मेंबर। सो सेकेंड है जॉब सिक्योरिटी। जितने भी हाई परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन है उनको एश्योर किया जाता है कि दे विल बी गिवन जॉब सिक्योरिटी। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है बॉस से। सो दीज आर द फॉर्म्स। नेक्स्ट, ABC Limited wants to give a commission to a salesperson for every sale they close successfully. So the more the number of sales closed, higher will be the compensation. तो आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपनसेशन प्लान ABC फॉलो कर रहा है। इट इज स्ट्रेट कमीशन मेथड, राइट। तो ये अभी ऊपर ही सबसे पहले हमने किया था, यहाँ पे इट इज स्ट्रेट कमीशन, कि जो भी सेल्स जो है वो क्लोज होती है, डील क्लोज होती है, उस पे सेल्स पर्सन को कमीशन मिलती है, राइट। देन आपको फर्स्ट टू स्टेजेस बतानी है मोटिवेशन की एज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो पहली स्टेज है कि अ फेल्ट नीड और ड्राइव, और दूसरी स्टिमुलस। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लान? तो इसमें सैलरी होती है, कमीशन भी मिलती है, बोनस भी मिलता है। सो दैट इज वाई सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लान बोला जाता है। 6 वेज बताने हैं फॉर अवॉर्डिंग रिकॉग्निशन टू अ सक्सेसफुल सेल्समैन। आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एप्रिसिएशन का ट्रॉफी दे सकते हैं, कुछ पीस ऑफ ज्वेलरी विथ सम वैल्यू यू कैन गिव टू द सेल्समैन। आप हाई वैल्यू प्राइस दे सकते हो, जैसे कार दे सकते हो, डिस्काउंटेड वाउचर्स दे सकते हो। आप मेंशन कर सकते हो एम्प्लॉय के बारे में कि इज अ स्टार परफॉर्मर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, 2 एडवांटेजेस बताने हैं और एक डिसएडवांटेज बताना है ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। तो एडवांटेज में आप ये लिख सकते हैं, इट गिव टू मच एम्फेसिस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन सेल्स एरिया, राइट। डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, लर्न भी करना है आपने। नेक्स्ट, मेरा भी एम्फेसिस रहेगा, ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज इग्नोर मत करिए, राइट। सो करण यहाँ पे केस स्टडी क्या है, एक सेल्समैन है, वो मोटिवेटेड है, उसको गोल्स अचीव करने हैं। तो वो ही फेस चैलेंजेस फॉर हिज जॉब आफ्टर रेज एंड बोनस, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन मिली है, अब वो और ज्यादा ही इज रेडी टू फेस एनी चैलेंज, ही फील्स मोटिवेटेड,
तो आपको इम्पोर्टेंस बतानी है मोटिवेशन की और बताना है टाइप्स कौन से है मोटिवेशन के। सो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि इससे जो सेल्स टीम्स है एफिशिएंट और एंथुसियास्टिक रहती है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, सो इससे फर्म के रेवेन्यूज भी जो है, अगर सेल्समैन जो है मोटिवेटेड है तो फर्म का सेल्स रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है। इट लीड्स टू सक्सेस ऑफ द बिजनेस। और विदाउट मोटिवेशन जो स्टाफ्स है दे विल नॉट फील हैप्पी और उससे डिक्रीज हो जाती है सेल्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड रहे। दो तरह के मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाले में जो है सेल्स पर्सन जो है he or she finds job inherently rewarding and satisfying। और एक्सट्रिंसिक में एक्सटर्नली मोटिवेट होता है बाय पे एक्सेट्रा, पर्क्स मिलते हैं, सैलरी इंक्रीज होती है, तो वो मोटिवेट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड अवेलेबल टू सुमन। तो पहले अगेन पॉज द वीडियो, रीड दिस केस स्टडी, राइट। सुमन एक सेल्स मैनेजर है, उसके पास सेल्स टीम है 5 लोगों की, राइट। शी इज नॉट श्योर हाउ टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी। उसने एचआर मैनेजर से डिस्कस किया और एचआर मैनेजर ने बोला कि अगर आपको एफिशिएंसी सेल्स टीम की इंक्रीज करनी है तो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। तो एचआर ने और क्या बोला कि एक रिवॉर्ड सिस्टम एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो आपको बताने हैं टू टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड। दो तरह के रिवॉर्ड्स है, पहला कंपनसेशन और दूसरा है नॉन कंपनसेशन। कंपनसेशन रिवॉर्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें फाइनेंशियल कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, पर्क्स जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, और नॉन फाइनेंशियल जैसे कि उनको ग्रोथ, प्रमोशन, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। और नॉन कंपनसेशन कौन से होते हैं? दे आर जनरल रिवॉर्ड्स, राइट। ये ज्यादातर किस पे फोकस होता है नॉन कंपनसेशन का? कि सेल्स पर्सन की वेल बीइंग के बारे में। तो इसमें चैलेंजिंग जॉब्स देना, प्रेस करना एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि सेल्स पर्सन जो अपनी जॉब को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल मेक्स ईदर प्रोडक्ट सेल्स और सॉल्यूशन सेल्स। इसको एक्सप्लेन करना है। तो प्रोडक्ट सेल्स क्या है? इसमें मेन एम क्या रहता है? सेलिंग दी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। लेकिन सॉल्यूशन सेल्स में कस्टमाइज प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। सो प्रोडक्ट सेल्स में सेम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, सॉल्यूशन सेल्स में कस्टमाइज प्रोडक्ट पे फोकस किया होता है, राइट। देन प्रोडक्ट सेल्स, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इधर, उनमें दे मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्किल्स। लेकिन सॉल्यूशन सेल्स में जो स्किल्स चाहिए वो फ्लेक्सिबल चाहिए, तो जो कस्टमर के अकॉर्डिंगली हो, राइट। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट सेल्स पर्सन जो है दे आर मोटिवेटेड बाय मनी, और सॉल्यूशन सेल्स पर्सन जो है दे आर मोटिवेटेड बाय, उनको मोटिवेशन कैसे मिलती है? अगर उनकी तारीफ हो जाए, दे फील अप्रिशिएटेड। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एंड नॉन कंपनसेशन रिवॉर्ड्स। सो कंपनसेशन रिवॉर्ड्स में मनी में होते हैं, नॉन कंपनसेशन ज्यादातर काइंड में ही होते हैं। दे आर इन काइंड एक्चुअली। कंपनसेशन टेंजिबल है, आप देख सकते हो, नॉन कंपनसेशन इनटेंजिबल है। कंपनसेशन लोअर लेवल को पे होता है और नॉन कंपनसेशन हायर लेवल एम्प्लॉइज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैलरी प्लस इंसेंटिव? तो ये रिपीट ही है क्वेश्चन, राइट। देन टू स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन, स्टेजेस बतानी है मोटिवेशन की। सो पहली है बेसिक फिजियोलॉजिकल और दूसरी है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स।
ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट सैलरी प्लान। जो स्ट्रेट सैलरी प्लान का डिसएडवांटेज है कि जो प्रोडक्टिव वर्कर्स हैं और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उसमें ये कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता, सबको एक जैसा सैलरी मिल रही है। देन डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है जो एफिशिएंट लोग हैं उनमें, और सैलरी जो है एक तरह से कंपनी को ये वाली उनके लिए फिक्स्ड कॉस्ट की तरह रहती है, और कंपनी को जो कॉस्ट है काफी ज्यादा बर्डनसम लगती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? तो जिससे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है जब सेल्स पर्सन जो है यहाँ पे मोटिवेटेड होते हैं थ्रू सम एक्सटर्नल रिवॉर्ड सिस्टम, मनी से, प्रेज से, फेम से, एक्सेट्रा। नाउ आपको इस क्वेश्चन में डायमेंशंस बतानी है मोटिवेशन की। तो 3 डायमेंशंस होती हैं, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, परसिस्टेंस, डायरेक्शन, राइट। तो ये डायमेंशंस के ऊपर भी 3 मार्कर आपका आ सकता है। Then what is non-compensation rewards? Discuss the main type of non-financial. Non-compensation अभी मैंने आपको बताया ही है कि ये कौन से होते हैं जहाँ पे the reward is not in terms of money. Not in terms of money. तो जैसे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज करना एम्प्लॉय के एफर्ट्स, पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, पर्क्स देना जैसे कार एक्सेट्रा, जॉब सिक्योरिटी देना एंड पॉजिटिव फीडबैक देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारे नॉन कंपनसेशन है। ओके, अंडर व्हाट सिचुएशंस आर परफॉर्मेंस बोनस यूज्ड? तो परफॉर्मेंस बोनस जो है दे आर यूज्ड टू, सॉरी लेट मी, या यूज्ड टू रिवॉर्ड सेल्स पर्सन फॉर, अगर ये क्यों दिए जाते हैं? ताकि सेल्स पर्सन को रिवॉर्ड कर सके बिकॉज ही हैज इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, नए कस्टमर्स ऐड किए हैं कंपनी के लिए और अपने टारगेट्स अचीव किए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड सेल्स पर्सन। जो मोटिवेटेड सेल्स पर्सन है ही विल डेफिनेटली ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो गोल ओरिएंटेड रहता है, ठीक है, एंड ही रिमेन्स यू नो हिज ऑल अटेंशन is focused towards getting the results. स्ट्रैटेजिकली वो स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सके। नॉलेजेबल, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, एडवाइस करता है कस्टमर्स को ताकि प्रोडक्ट को खरीदे। अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि वो चैलेंजेस फेस करके भी सेल्स अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस में भी जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी उसको अपॉर्चुनिटी की तरह विजुलाइज करता है और प्रोडक्ट को सेल करता है। एंड ही इज रिसेप्टिव टू फीडबैक। देन आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल रिकॉग्निशन पे डिफ्रेंशिएट करना है। इनफॉर्मल रिकॉग्निशन कौन सा होता है? जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, नाइस जॉब, प्रेस किया जाता है, लेकिन फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन में सेल्स पर्सन के एफर्ट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स, उसको स्टार परफॉर्मर के तरह अवार्ड दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन आपको स्टेप्स बताने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इन द सेल्स फोर्स। सो पहला ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि जो भी सेल्स मेंबर्स हैं या सेल्स फोर्स है उनको अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता हो। सेकेंड, इस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, यानी एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, ये इनके बीच में कैसे, हाउ एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस एंड हाउ परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड, ये चीज जो है
बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करे कि ये बात जो है सेल्स पर्सन या सेल्स एम्प्लॉय को क्लियरली समझ आ जाए कि अगर वो अच्छा एफर्ट डालेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड सेट क्लियर गोल्स ऑब्जेक्टिव फॉर द सेल्स परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि सेल्स फोर्स अचीव करे ऑब्जेक्टिव्स, तो उनको गोल्स भी क्लियरली सेट करके देने चाहिए सेल्स टीम को। देन डी लास्ट पॉइंट, reinforce feeling of worthwhile. ओके, नाउ सेल्स सपोर्ट पर्सनल और सेल्स ट्रेनी में क्या फर्क है? सेल्स सपोर्ट पर्सनल कौन होते हैं? वो मिशनरीज की तरह काम करते हैं। उनका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, प्रोवाइड करना। इनका मेन काम सेल करना नहीं होता है, दे गिव द इंफॉर्मेशन बेसिकली। और सेल्स ट्रेनी कौन होते हैं? जो who are involved in learning about the job. ओके, नेक्स्ट पे आइए। सुजल एंड प्रथम, वो निया लिमिटेड में काम कर रहे हैं। दे एंड दे रिमेन डिससेटिस्फाइड। उनको लगता है जो भी कंपनसेशन प्लान कंपनी फॉलो कर रही है, दे आर नॉट हैप्पी विद इट। एंड उनको लगता है उनको प्रॉपरली पे नहीं किया जा रहा और काम जितना कराया जा रहा है उसके हिसाब से कुछ पैसा उन्हें मिल नहीं रहा है, राइट। फर्दर एम्प्लॉयज हु आर सिटिंग आइडल मोस्ट ऑफ द टाइम आर पेड एट द सेम रेट। कि जो कई लोग खाली बैठे और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी सेम रेट पे पे किया जा रहा है। इससे उनको और ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होती है। तो दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेज बताने हैं जो कंपनसेशन प्लान निया लिमिटेड फॉलो कर रही है। सो दे आर फॉलोइंग स्ट्रेट सैलरी कंपनसेशन प्लान, जो मैं ऊपर आपको बता ही चुकी हूँ कि डिफ्रेंशिएट नहीं करती है बिटवीन द गुड एंड द एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर्स, तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है। और एडवांटेजेस क्या है? इसको मॉनिटर करना बड़ा इजी रहता है, स्टेबल इनकम है, कोई काम करे या ना करे सबको सेम मिल रहा है, राइट। रॉयल्टी इंक्रीज होती है एंड सेल्स मैनेजर के लिए कंट्रोल करना इजी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस में जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, दे रिमेन डिससेटिस्फाइड, राइट। और कंपनी के लिए बर्डन ही है, कॉस्ट ही है। So with this, our marathon is complete. I have covered all the 4 units and all the important questions from all the 4 units. My best wishes to everyone. All the best. Do well in your exam, and please just do one thing after you come back from the examination. Do give me the feedback कि आपका पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चंस आपको इस मैराथन वीडियो से अपने पेपर में मिले। Please hit the like button, share the content with your friends and do subscribe to my channel. Please hype this video also. जितना ज़्यादा ये बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू।